हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग चैप्टर 1 सेट्स की 12 वीडियो पिछले लेक्चर तक कवर कर चुके हैं और आज 13th वीडियो हमारी होने वाली है मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की। ये एग्जाम्पल आपको तभी समझ आएंगे जब आप पिछले 12 लेक्चर्स जिसमें हमने 6 एक्सरसाइज की थी 6 लेक्चर्स में, और 6 लेक्चर्स में सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था। जब आप वो वीडियोस देख के आएंगे तभी आपको ये समझ आएंगे, बिकॉज मिसलेनियस एग्जाम्पल्स मतलब कि एक लेवल हाई, अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उससे एक लेवल हायर सब कुछ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सब कुछ आराम से हंसते हंसते सीखेंगे। कुछ भी हार्ड नहीं होता है। आप कोई भी चीज़, अगर ये क्वेश्चन आज आप कर लोगे तो दोबारा अगर यही आपके सामने एग्जाम में आएगा तो ये हार्ड थोड़ी ना रह जाएगा। तो हम लोग सारे क्वेश्चन हर टाइप के कवर करेंगे, तो कुछ भी हार्ड नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 1, शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। अच्छा जी, तो देखिए मैं क्या कहता हूँ कि मैंने एक सेट माना ए, और आप कैसे लिखेंगे इसको, आप पूरा स्टेटमेंट में लिखेंगे लेट ए बी द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट। ठीक है, तो ए क्या हो गया, वो सेट ऑफ लेटर्स जो हमें कैटरैक्ट बोलने के लिए चाहिए। तो अभी देख लेते हैं इसमें कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं। शुरू से लिखना शुरू करते हैं। सी, तो सी चाहिए हमें। ए चाहिए हमें। टी चाहिए हमें। फिर ए तो हम लिख चुके हैं। आर चाहिए हमें। ए हम लिख चुके हैं। सी भी लिख चुके हैं। टी भी लिख चुके हैं। तो कैटरैक्ट बोलने के लिए हमें इन 4 लेटर्स का सेट चाहिए, सी, ए, टी और आर। अब लेट करेंगे, लेट बी द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट। अभी एक सेट हमने बी माना उन लेटर्स का जो हमें ट्रैक्ट वर्ड को स्पेल करने के लिए चाहिए। तो बी क्या हो जाएगा ट्रैक्ट के लिए, देखिए क्या क्या है, टी, तो टी लिख लिया। आर, तो आर लिख लिया। ए, तो ए लिख लिया। सी, तो सी लिख लिया। टी, तो टी तो हम पहले लिख चुके हैं, तो ये सी हो गया। अभी उसने प्रूफ करने को कहा है कि ये दोनों सेट इक्वल हैं। तो देख लेते हैं हम लोग। सी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। टी और टी, आर और आर। तो इसके चारों एलिमेंट्स, इस सेट के चारों एलिमेंट्स और इस सेट के चारों एलिमेंट्स सेम है। और जब दो सेट के सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं तो हम क्या बोल देते हैं कि ये दोनों सेट इक्वल है। तो हेंस हमने ये प्रूफ कर दिया that set of letters needed to spell cataract and the set of letters needed to spell tract are equal. So question number 2, list all the subsets of -1, 0 and 1. अभी हमें एक सेट गिवन है और आपको एक फॉर्मूला याद होगा 2 to the power n। कितने सबसेट होते हैं किसी सेट के, 2 to the power n। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ n कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 to the power 3 कितना होता है, 8। तो इसके 8 सबसेट बनेंगे। तो अगर आप जब भी सबसेट बनाएंगे और आपके जितने भी सबसेट बनेंगे आप उसको इससे वेरीफाई करेंगे कि क्या 8 बने कि नहीं बने। तो सबसे पहले तो जब भी सबसेट लिखने की बारी आए तो रिमेंबर, मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर में दैट नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो 5 लिख देंगे क्योंकि 5 हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद ये सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली एक सेट बना के लिख देंगे, मतलब कि -1 का एक सेट, 0 का एक सेट और 1 का एक सेट। ठीक है, अभी दो दो के पेयर बनाएंगे। तो देखो -1 और 0 का एक सेट, 0 और 1 का एक सेट और -1 और 1 का एक सेट। ठीक है, और फिर तीनों को ले लेंगे, तीनों का पेयर बनाएंगे। तो वो आ जाएगा -1, 0 और 1। ये क्या है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दो चीजें हमने पढ़ी थी, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अभी देखते हैं कितने सेट बन गए, सबसेट बने हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 बन गए, 8 बनाने थे बिल्कुल। तो ये हो गया। शो दैट A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू B। तो अगर कोई दो सेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, दो सेट जो कि A और B हैं,
अगर ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाए तो वो कहता है कि वो दोनों सेट भी बराबर होंगे, मतलब कि उनके सारे एलिमेंट्स सेम होंगे। तो क्या ऐसा हो रहा है, करके देख लेते हैं। तो आप कोई एलिमेंट मान लो, जनरल एलिमेंट ए, जो कि सेट ए में है, ए बिलोंग्स टू ए। तो अभी देखो, क्योंकि ये ए इस ए सेट में है, तो हम कह सकते हैं कि ये ए जो है वो ए यूनियन बी में भी होगा, क्योंकि ए यूनियन बी क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो ए, क्योंकि ए में है तो वो ए यूनियन बी में भी होगा, क्योंकि ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट्स आ गए। और इसके बाद बिकॉज, अगर स्टेटमेंट में लिखेंगे आप, तो बिकॉज ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां से हमें क्या मिला कि ये ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, क्योंकि ये ए यूनियन बी में है और हमें गिवन है कि ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो इससे हमें मिला कि ये ए जो है दिस बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एज वेल। अभी ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो ये स्मॉल ए जो है वो ए में भी होगा और बी में भी होगा, और ए में तो है ही, देखो हमने यही लेट किया था शुरू में। अब हमने यहाँ से निकाल लिया कि ये किस बात को इम्प्लाई करता है कि ये स्मॉल ए जो है वो बी में भी है। ये ए में था तो ये बी में भी है, अगर ये कंडीशन है, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई। अभी दूसरी चीज मैं मान लेता हूं एक एलिमेंट स्मॉल बी जो कि सेट बी में है, ठीक है। तो इससे मुझे क्या निकलेगा कि ये जो स्मॉल बी है ये ए यूनियन बी में भी होगा। क्यों? सेम इसी वजह की वजह से, जैसे कि बी अगर बी में है तो वो ए यूनियन बी में भी होगा, क्योंकि ए यूनियन बी में बी के भी सारे एलिमेंट्स हैं। और फिर से वही बात कि बिकॉज ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां से हमें क्या निकला कि बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, मतलब कि बी जो है दैट बिलोंग्स टू ए एज वेल। क्यों? क्योंकि सॉरी ये इंटरसेक्शन है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, वो एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो बी में तो हमने पहले ही लेट किया था, स्मॉल बी कैप इस बी सेट में एग्जिस्ट करता है। तो और यहां से हमने निकाला कि ये ए में भी एग्जिस्ट करता है। तो इससे क्या हुआ कि ए सेट एक ऐसा एलिमेंट जो ए में है वो बी में भी है, और एक ऐसा एलिमेंट जो कि हमने यहाँ बी स्मॉल बी लिया था जो कैपिटल बी सेट में है वो स्मॉल ए सेट में भी है। मतलब कि, और ये क्या था, ये जनरल एलिमेंट था, हमने कोई स्पेसिफिक एलिमेंट 1 2 3 4 ऐसा तो लिखा नहीं था, हमने एक जनरल एलिमेंट लिया था कि अगर एक कोई भी एलिमेंट ए में है तो हमने प्रूफ किया कि वो बी में भी होगा। ऐसे ही यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि कोई एलिमेंट कैपिटल बी सेट में है तो वो ए सेट में भी होगी। तो ये यही तो हो गया। अब ए इज इक्वल टू बी, इसी बात को तो इम्प्लाई करता है कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हैं वही सारे एलिमेंट्स बी में भी होने चाहिए। सिमिलरली वो सारे एलिमेंट्स जो बी में हैं वही सारे एलिमेंट्स ए में भी होने चाहिए, और यही हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि अगर कोई भी एलिमेंट ए में है तो वो बी में भी है, और अगर कोई एलिमेंट बी में है तो वो ए में भी है। हेंस ए इज इक्वल टू बी। इसको लिखने का एक और भी तरीका है, देखिए। जैसे ही हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी में भी है और ए में भी था, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए है दिस इज कंटेन्ड इन बी। क्यों कह सकते हैं? इस कंडीशन से ये कैसे निकला, देखो, अगर कोई भी एलिमेंट ए में है और वो एलिमेंट बी में भी है, यही तो हमने यहाँ से प्रूफ किया है। तो आप कहोगे ऐसा भी तो हो सकता है कि ए सेट अगर मैं मान लूँ कि ए एक सेट है 1 2, ठीक है, और बी एक सेट है 1 2 3, तो आपने ये तो प्रूफ कर दिया कि अगर कोई एलिमेंट ए में है 1 और 2 तो वो बी में भी है 1 और 2, ये आपने प्रूफ कर दिया। लेकिन ये ए और बी यहाँ से कहाँ इक्वल आ रहे हैं, इसमें बी में तो 3 भी है ना। तो लेकिन इससे एक चीज़ तो प्रूव हो गई कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में हैं। इस चीज़ से ये तो प्रूव हो गया ना कि ए इज कंटेन्ड इन बी। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी हैं। ओके, ऐसे ही इस वाले केस से क्या प्रूव हो जाएगा कि बी इज कंटेन्ड इन ए, बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। और जब भी कभी हम ये दोनों चीज़ें प्रूव कर दें कि ए इज कंटेन्ड इन बी एंड बी इज कंटेन्ड इन ए,
तो ये तभी तो हो सकता है जब ए और बी बराबर हो, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो। यही बात मैंने बोली थी। लेकिन जब आप इसको आंसर में लिखेंगे तो आपको ये लिखना भी ज़रूरी है, और ये दोनों आ गए इस वजह से ए इज़ इक्वल टू बी। चलिए जी, यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस का संग्राम शुरू होता है। फॉर एनी सेट्स ए एंड बी शो दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन विथ पावर सेट ऑफ बी। तो अब इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ अप्रोच ही नहीं मिल रहा होगा कि क्या करें। तो जब भी ऐसा कुछ प्रूफ करने का आता है, शो करने को आता है, तो सबसे पहले आप लेट कर लिया करो। जैसे पिछले में हमने एक एलिमेंट ए ले लिया था ना कि वो कैपिटल ए में है सेट में, ऐसे ही यहाँ पे क्योंकि पावर सेट गिवन है इसलिए हम लोग सेट को ही लेट करेंगे, क्योंकि पावर सेट क्या होता है, अलग अलग सबसेट्स का एक सेट होता है, मतलब सेट ऑफ सेट, इसीलिए उसको पावर सेट बोलते हैं। तो हम एक सेट एक्स ले लेंगे जो कि किसमें बिलोंग करता है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करता है। अच्छा, अभी इस बात से क्या मतलब निकलता है, देखो कोई भी सेट या एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब होता है। देखो सपोज मैंने लिखा टू बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब ये है कि ए कोई सेट होगा, उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे उनमें से एक एलिमेंट टू भी होगा, है ना। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक सब समझ आ रहा है ना। तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनमें से एक एलिमेंट ये सेट भी होगा, x एलिमेंट जो होगा वो ये सेट भी होगा। मतलब कि क्या मैं कह सकता हूँ इससे कि ये इम्प्लाई करता है कि x जो है वो कंटेन्ड है a इंटरसेक्शन b में। कैसे देखते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं। सपोज एक पावर सेट है, एक हमारे पास सेट है 1,2, ठीक है, ए हमारे पास एक सेट है 1,2, तो इसका पावर सेट क्या बन जाएगा, 1 पावर सेट होगा इसके सबसेट से बनने वाला सेट। तो इसके सबसेट्स क्या हैं, 5, 1, 2 और 1,2। तो ये पूरा हो गया पावर सेट ऑफ ए। तो अब जैसे ही मैंने लिखा कि ये सेट पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग करता है, तो क्या मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो एलिमेंट है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट ये ए में आ गया, मतलब कि ये पूरा कंटेन्ड इन ए हो गया। नहीं समझ आया। देखो उल्टा समझते हैं अभी, अगर सीधा नहीं समझ आ रहा तो x इज कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस x वाले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ए इंटरसेक्शन बी में भी होंगे। और अब ऐसे ही अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का एक पावर सेट बनाऊं तो उसमें से जो सेट बनेंगे उसका एक एलिमेंट ये x भी तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये x कंटेन्ड है ए इंटरसेक्शन बी में। अभी समझ आया। ठीक है, होपफुली आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो x इज कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन b। अब ये किस बात को इम्प्लाई करता है, ए इंटरसेक्शन b मतलब a में भी हो और b में भी हो, मतलब कि x इज कंटेन्ड इन a एंड x इज कंटेन्ड इन b। मतलब कि अब यहाँ से भी एक इम्प्लीफिकेशन निकलता है कि x जो है वो बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ a एंड x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। कैसे, देखो अगर x a में कंटेन्ड है, मतलब कि x के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो a के अंदर भी होंगे। तो अगर मैं a के जो एलिमेंट्स हैं उनका एक सेट बना दूं, उनके अलग अलग सेट बना दूं, तो वो और उसका एक कॉम्बिनेशन सबसेट बना दूं, मतलब एक एलिमेंट्स का, और उस सबसेट के कलेक्शन क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। तो इस पावर सेट में ये x भी तो आएगा। क्यों, क्योंकि x a में कंटेंट था, मतलब ये x एज अ एलिमेंट, x के सारे एलिमेंट जो थे वो a में भी थे। तो अब x ये एक सेट के रूप में इस पावर सेट में भी आ जाएगा। ऐसे ही क्योंकि ये x कंटेंट इन a से हमने ये निकाला, ऐसे ही x कंटेंट इन b से ये निकाला। ये हमने वही किया जो यहाँ पे किया था, पहले हम कंटेंट से इस बिलोंग्स टू से कंटेंट पे गए और फिर अब हम कंटेंट से दोबारा बिलोंग्स टू पे आए।
तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया। अब इसका क्या मतलब है, एंड मतलब कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन विद पावर सेट ऑफ बी। इससे ये एम्प्लीफिकेशन नहीं है, बेसिकली इस एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है ना, हम हमेशा पढ़ते हैं कि इसमें भी है और इसमें भी है। तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन विद पावर सेट ऑफ बी। और हमने क्या देखा था, x क्या था, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हमने क्या निकाला कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्ड हो जाएगा इसमें, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन विद पावर सेट ऑफ बी। समझ आया, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन विद पावर सेट ऑफ बी। और क्योंकि x पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा था, तो जब हम पावर x की जगह पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो वो कंटेन हो जाएगी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन विद पावर सेट ऑफ बी। ऐसे ही अगर मैं एक एलिमेंट लूँ y और इसको मैं बिलोंग करवाऊँ, y बिलोंग्स टू, अभी RHS पे आए, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन विद पावर सेट ऑफ बी। तो अब उल्टा चलेंगे दोबारा से, ये किस बात को इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है कि y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए एंड y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। ठीक है, इंटरसेक्शन की जगह एंड लिख दिया, इसका मतलब ये है कि ये पावर सेट ऑफ ए को भी बिलोंग करता है और ये पावर सेट ऑफ बी को भी बिलोंग करता है। अब कंटेंट में बदलेंगे इसको, तो मतलब इसका क्या मतलब हो गया कि y जो है वो कंटेन्ड इन ए एंड y इज कंटेन्ड इन b। क्यों, क्योंकि y एक सेट एज अ एलिमेंट इस ए के पावर सेट में एग्जिस्ट करता है, तो y के सारे एलिमेंट्स a के सारे एलिमेंट्स होंगे, जो हमने यहाँ पे किया था। इस सेंटेंस को एक बार दोबारा सुनना, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो इस सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करना, इस सेंटेंस को बार बार बोल के समझने की कोशिश करना कि y जो कि एक सेट है वो एक एलिमेंट के रूप में प्रेजेंट है a के पावर सेट में। इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि y के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो a के एलिमेंट्स में कंटेन्ड होंगे, मतलब a के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें y के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। ओके, सो यहां से हमने क्या निकाला, देयरफॉर y इज कंटेन्ड इन a intersection b. This implies that y belongs to power set of a intersection b. ठीक है, और y क्या था, y हमारा था पावर, y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो अब दोबारा जैसे यहाँ पे बिलोंग्स टू से इंटरसेक्शन पे गए थे, तो ये इससे क्या हमें पता चला, y की जगह क्या लिखेंगे, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन विद पावर सेट ऑफ बी। ये बिलोंग्स का कंटेन हो जाएगा, कंटेन्स पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और अब देखो, एक कंडीशन ये वाली हमने प्रूफ करी और एक कंडीशन ये प्रूफ करी, और ये दोनों कंडीशन कब प्रूफ होंगी कि ये दोनों सही हों, जब ये कंटेन इक्वल से चेंज हो जाए, जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। तो हेंस यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, दोनों में ही वही आ जाएगा। ये एग्जाम्पल अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, एक बार वो वाला सेंटेंस जो यहाँ पे मैंने बोला था उसको रिपीट करना अपने माइंड में और समझने की कोशिश करना, अगर फिर भी ना आए तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। ओके, सो अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड, इस क्वेश्चन के अलावा और शायद से कोई भी मिसलेनियस एग्जाम्पल में आपको हार्ड नहीं लगेगा। A market research group conducted a survey of 1000 consumers and reported that 720 consumers like product A and 450 consumers like product B. What is the least number that would have liked both? तो एक मार्केट रिसर्च ग्रुप ने 1000 कंज्यूमर्स का सर्वे किया, तो ये 1000 क्या हो गया, हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया एक तरह से। तो आप सबसे पहले ले लेंगे, लेट यू बी द सेट ऑफ पीपल हु आर सर्वेड।
यू उन लोगों का सेट है जिनका सर्वे किया गया। तो कितने लोग हैं यू में? 1000। एंड रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर लाइक ए। तो आप लिखेंगे लेट ए बी द सेट जो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं। तो ए में कितने लोग लाइक करते हैं? 722। एंड 450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी। तो आप क्या बोलेंगे? लेट बी द सेट ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक प्रोडक्ट बी। तो ये कितने लोग हैं? 450 लोग। 450 लोग को ये बी पसंद है। आपको निकालना है कि एटलीस्ट जहाँ पे भी आ जाता है मतलब आपको निकालना है ए यूनियन बी। तो दैट वुड हैव लाइक द बोथ। एटलीस्ट कितने लोगों को पसंद होगा। तो फॉर्मूला वही रहेगा जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ ए यूनियन बी एन ए एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी देखो ये u है, ये एन ए यूनियन बी नहीं है। एन ए यूनियन बी तो आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट वुड हैव लाइक बोथ। ओके, तो ये u अलग है और एन ए यूनियन बी अलग है। एन ए और एन बी आपको पता है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए 720 और ये 450। तो एन ए प्लस एन बी कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम, और ये सम कितना आ रहा है? 1170 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको पता लगाना है व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट वुड हैव लाइक्ड बोथ। मतलब कि बोथ मतलब ये वाला जिन्हें ए भी पसंद हो और बी भी पसंद हो। तो ये मिनिमम कब होगा? ये कम से कम कब होगा? ये कम सबसे ज्यादा कम तब होगा जब ये मैक्सिमम हो जाए, है ना? तभी तो ये कम होगा। क्योंकि देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं एन ऑफ, इसको इधर ले आओ और इसको इधर भेज दो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1170 माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो अब क्लियर है कि ये मिनिमम कब होगा? सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कब आएगी? जब यहाँ पे मैं सबसे बड़ी वैल्यू जो पॉसिबल है वो लिख दूँ, तभी आएगी ना यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू। और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या पॉसिबल है? एन ऑफ ए यूनियन बी की 1000। क्यों? क्योंकि टोटल 1000 लोगों का सर्वे है। अगर मैं ये मान लूं कि 1000 लोगों को सबको या तो प्रोडक्ट ए पसंद है या प्रोडक्ट बी पसंद है, तो ये बिल्कुल मैं मान सकता हूँ, है ना? ये मान लें और इसको 1000 कर दें तो ये 1170 माइनस ये कितना आ जाएगा? 170। तो एटलीस्ट आ जाएगा, एटलीस्ट 170 लोग। हमें एटलीस्ट पूछा था ना, एटलीस्ट 170 लोग ऐसे हो जाएंगे जिन्हें ये प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों पसंद है। अगर एटलीस्ट नहीं पूछा होता तो देखो जैसे अब मैं यहाँ पे 950 भी ले सकता था। लीस्ट मतलब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, लेकिन अगर मैं यहाँ 950 ले लेता तो कितना आता? ये माइनस ये देखो आ रहा है 220 आ रहा है। तो ये लीस्ट तो नहीं है, क्योंकि लीस्ट कब आएगा? जब हम इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा लेंगे, मतलब 1000 लेंगे, तो ये लीस्ट आएगा। अब आप दो अगर नहीं समझ आया तो देखो ऐसे समझते हैं, ए इज इक्वल टू 5 माइनस सी। तो मेरे को ये बताओ ए की सबसे छोटी वैल्यू कब आएगी? तभी तो आएगी जब सी की वैल्यू बहुत बड़ी हो। जितनी बड़ी कर सकता हूँ उतनी बड़ी कर दूँ मैं, क्योंकि सी सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें से। तो ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा 5 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ए उतना छोटा रह जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम 1000 रख सकते थे, वो हमने रखी। और ये माइनस ये हमें देता है कि लीस्ट वैल्यू आ जाएगी 170। मतलब एटलीस्ट 170 लोग ऐसे थे जिन्हें प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों पसंद थे। ओके, तो ये लास्ट दो क्वेश्चन है मिसलेनियस एग्जांपल्स के। आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, 400 ओन्ड कार ए एंड 200 ओन्ड कार बी, 50 ओन्ड बोथ ए एंड बी। इज द डेटा करेक्ट? तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे दिया है और ये पूछा है क्वेश्चन सही है कि नहीं। तो चलो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट यू बी द सेट ऑफ कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड। मतलब कि यू उन कार ओनर्स का सेट है जिनकी इन्वेस्टिगेशन करी गई। कितने की करी गई? और 500 की। 400 ओन्ड कार ए। अब आप लिखेंगे लेट ए बी दी सेट ऑफ कार ओनर्स हु ओन्ड कार ए। तो कितनों के पास कार ए है? 400 लोगों के पास। एंड 200 ओन्ड कार बी। तो आप लिखेंगे लेट बी बी द सेट ऑफ कार ओनर्स हु ओन कार बी। मतलब बी उन कार ओनर्स का सेट है जिनके पास कार बी है। कितनों के पास है? 200 के पास।
50 ओन्ड बोथ ए एंड बी, 50 ऐसे हैं जिनके पास ए भी है और बी भी है। तो फॉर्मूला वही रहेगा हमेशा। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना भी आ रहा हो तो आप बस ऐसे लेट करके ये फॉर्मूला लिख दो, एटलीस्ट आधे से ज़्यादा मार्क्स आपको हमेशा मिल जाएंगे। ये फॉर्मूला आपने लिख दिया। अभी देखो आपको एन ए गिवन है कितना है 400, एन बी आपको गिवन है कितना है 200, और एन ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है वो कितना है 50 ओन्ड बोथ। तो ये कितना आया 400 प्लस 200 600, 600 में से 50 गए 550। मतलब इसके मुताबिक एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब वो लोग जिन्हें या तो कार ए पसंद हो या कार बी पसंद हो वो कितने हो गए 550। ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्यों? क्योंकि हमने तो लोग ही 500 इन्वेस्टिगेट करे थे, तो ये 550 कहाँ से आ गया? इसलिए इज द डेटा करेक्ट क्वेश्चन था, तो आंसर आ गया नो, डेटा इज नॉट करेक्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 medals in football, 15 in basketball, and 20 in cricket. If these medals went to a total 58 men and only 3 men got medals in all 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? तो फिर से वही बात, सबसे पहले तो आप लिखेंगे यहाँ पे देखो 58 मैन है ना टोटल जिनके पास गया। इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल 58 मैन, तो आप लिख लेंगे लेट यू बी अ सेट कि कितने लोगों को मेडल मिल रहे हैं। तो 58 लोगों को मेडल मिल रहे हैं, ठीक है। अभी आपने देखा फुटबॉल में 38 लोगों को मिला, तो आप लिखेंगे लेट एफ बी द सेट जिनको फुटबॉल में मेडल मिला है। तो कितनों को मिला है 38। ऐसे ही आप लिखेंगे कि सी एक ऐसा सेट मानता हूं मैं उन लोगों का जिनको क्रिकेट में मेडल मिला है, तो कितने को मिला है 20 को मिला है। और बी में सेट मानता हूं उन लोगों का जिन्हें बास्केटबॉल में मिला है, कितनों को मिला है 15 को, ठीक है। और 3 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों में मिला है। तो हमें ये पता लगाना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको एग्जैक्टली 2 कैटेगरीज में मिला है, मतलब सिर्फ 2 कैटेगरी में, या तो फुटबॉल और क्रिकेट में मिला हो, या क्रिकेट और बास्केटबॉल में मिला हो, या फुटबॉल और बास्केटबॉल में मिला हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं सबसे पहले फॉर्मूला इसका। ये फॉर्मूला भी अभी तक एक भी बार यूज़ नहीं हुआ था, अब यूज़ में आ रहा है। हालांकि हमने डिस्कस किया था इसे थियोरेटिकल पार्ट में। और इसकी डेरिवेशन भी समझी थी कि ये फॉर्मूला बेसिकली आता कहाँ से है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको भी देखिए, बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है। और वो आपको देखने से एक फ़ायदा और होगा कि अगर एग्ज़ाम में आप बाई चांस इतना बड़ा फॉर्मूला भूल भी जाते हैं, तो क्योंकि ये इतने ईजिली हम लोगों ने वेन डायग्राम से डिराइव कर लिया था, तो आप भी वहाँ पर एग्ज़ाम के टाइम पे भी 2 मिनट के अंदर इसको डिराइव कर लेंगे। तो अभी देखो हमें एन ए गिवन है, एन बी गिवन है, एन सी गिवन है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी गिवन है। हमें फाइंड करना है, चलो वेन डायग्राम भी बना देता हूँ उसकी मैं। इसकी डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी कि ये यूनिवर्सल सेट हो गया अगर, तो ये वो लोग जिन्हें फुटबॉल में अवार्ड मिला, ये वो जिन्हें क्रिकेट में मिला फुटबॉल क्रिकेट, और ये वो लोग जिन्हें बास्केटबॉल में मिला। तो हमें फाइंड करना है, ये डायग्राम थोड़ी क्लियर होनी चाहिए समझने के लिए। यूनिवर्सल सेट अभी छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि यूनिवर्सल सेट इसके ही बराबर आ जाएगा, क्योंकि 58 लोगों को अवार्ड मिला ही है, तो या तो ए मिला ही होगा या तो क्रिकेट में ए यूनियन बी यूनियन सी नहीं, एफ सी बी है एक्चुअली। चलो इनको क्या करें, फुटबॉल की जगह ए मान लो फुटबॉल वाले सेट को, क्योंकि ए लिख दिया है ना हमने, तो फुटबॉल को ए मान लो फिलहाल के लिए, बास्केटबॉल के लिए बी और क्रिकेट के लिए सी, ठीक है। तो यही 58 होगा, क्योंकि 58 लोगों को अवार्ड तो मिला ही है, या तो फुटबॉल में मिला हो, या क्रिकेट में मिला हो, या बास्केटबॉल में मिला हो, ठीक है। तो यही 58 हो जाएगा। अभी वेन डायग्राम देखते हैं। मान लो कि ये फुटबॉल वाले लोग हैं जिनको फुटबॉल में अवार्ड मिला है, ये क्रिकेट वाले लोग हैं जिनको क्रिकेट में अवार्ड मिला है, और ये बास्केटबॉल वाले लोग हैं जिनको बास्केटबॉल में मिला है। फुटबॉल क्रिकेट बास्केटबॉल, लेकिन फुटबॉल को हमने ए लिया था तो मैं इसको ए लिख देता हूँ। हमें फाइंड करना है वो लोग जिन्हें एग्जैक्टली 2 फील्ड में अवार्ड मिला हो, मतलब कि कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ये कौन से लोग हैं जिन्हें फुटबॉल और क्रिकेट में अवार्ड मिला है, ये वाला एरिया, ये कौन से लोग हैं जिन्हें फुटबॉल और बास्केटबॉल में मिला है, और ये वाला एरिया,
ये कौन से लोग हैं जिन्हें क्रिकेट और बास्केटबॉल में अवार्ड मिला है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले पे जाऊं तो इस फॉर्मूले में ये 58 हो जाएगा, 58, और NA प्लस NB प्लस NC कितना है, इन तीनों का सम। तो इन तीनों का सम कितना आ रहा है, 38 प्लस 20, 58 प्लस 15, 63, 73। 58 इज इक्वल टू 73, और ये प्लस वाली वैल्यू कितनी है, 3 लोग हैं जिनको तीनों में मिला है, +3 माइनस ये पूरा n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन C, है ना। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको इस साइड भेजें और इस पूरे को फिलहाल चलो मैं x मान रहा हूँ। ठीक है, तो x किसके इक्वल आ गया, ये स्क्रीन में आ रहा है, हाँ, 73 प्लस 3 76, और उसमें से हमने 58 सब्ट्रैक्ट कर लिया। सो दिस इज इक्वल टू 18। ये 18 क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 18 बेसिकली है A इंटरसेक्शन B, मतलब A और B का इंटरसेक्शन, ये एरिया, प्लस B इंटरसेक्शन C, मतलब B और C का इंटरसेक्शन, ये एरिया, प्लस C और A का इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला एरिया। तो और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस वाले एरिया को इसमें से हटा देना है, और हमें क्या, इसका पूरे का जब हमने सम लिया, ये हमें इस पूरे का सम मिल रहा है ना, x क्या है, ये प्लस ये प्लस ये, तो ये इतना एरिया जो 3 बार सम हो गया है, ये एरिया तो हमें चाहिए ही नहीं एक भी बार, तो इस इतने एरिया को हम लोग x में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बचे हुए को निकालने के लिए। और ये इतने एरिया की वैल्यू क्या है, ये एरिया है बेसिकली है क्या, जिनको तीनों फील्ड में अवार्ड मिला है, तो वो कितने लोग हैं, 3, और इसको हमने 3 बार ऐड किया है, तो हम इसमें से 3 बार 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -3 -3 -3, तो ये कितने आ गए, 9 लोग आ गए। तो 9 लोग ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली 2 फील्ड में अवार्ड मिला है, या तो फुटबॉल क्रिकेट, या क्रिकेट बास्केटबॉल, या फुटबॉल बास्केटबॉल। तो ये 9 लोग हो गए ऐसे। तो इसके साथ हम अपनी मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल नहीं समझ आया हो तो उसको बार बार देखिए। द डिफरेंस बिटवीन अ विनर एंड अ लूज़र इज़ that whenever a loser faces a question where he cannot solve it further, he leaves it then and there only, and a champion would try to solve the question even if it is taking hours, even if it is taking a simple question hours to solve, then also he will invest his hours to solve that question, so that in future whenever he is getting the same question, he is never stuck in that. So if there is any question in which you are doubtful, post it in comment section. I will surely clear all your doubts, and still if your doubt is not clear, you can mail to us and I'll give you my phone number and you can directly contact me. From there I'll solve your doubt and try it yourself as well. So miscellaneous examples की exercise में बस इतना ही। अगली वीडियोस में, अगली 2 वीडियोस में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू द वाइट स्लेट पढ़ाई चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।